साथ ही साथ नेक्स्ट वीक हम लोग TRE 1 और TRE 2 के महिलाओं का स्थानांतरण जो दूरी के आधार पर है उसको टेकअप करेंगे। आपको ज्ञात होगा कि हम लोगों ने पिछले सप्ताह तक जितने भी विशेष समस्याएं हैं, बीमारी है, विकलांगता है, पति पत्नी है और उसके छूटे हुए मामले भी हम लोगों ने टेकअप कर लिए हैं। अब केवल बच गए हैं हमारे महिलाओं से संबंधित जो दूरी वाला है, तो TRE 1 और TRE 2 के भी हम लोग अगला सप्ताह टेकअप करेंगे और सभी को अपने अपने जो लॉगिन ID है ई शिक्षा कोष उसमें जानकारी प्राप्त हो जाएगी। इसलिए इधर उधर जानकारी के लिए आप लोग भटके नहीं। आपको अपने ई शिक्षा कोष के लॉगिन में पहले तो SMS जाएगा और SMS जाएगा जिसके माध्यम से आप ई शिक्षा कोष के लॉगिन में अपना अपना स्थानांतरण जिला देख सकेंगे। दूसरा एक मैं जानकारी ये देना चाहूँगा कि परसों मुझे एक पत्र मिला था अपने डाक में। मैं यूजुअली सभी पत्र बड़े ध्यान से पढ़ता हूँ, बहुत सारे लोग मुझे पत्र लिखते हैं। मैं उस पत्र में बहुत सारे इश्यूज़ थे और विशेषकर जो टीचर्स की समस्याएं हैं उसके बारे में बड़ी लंबी चौड़ी पत्र थी। और ये एक BPSC TRE 1 के जो शिक्षक हैं उन्होंने लिखा। मैंने 2-3 बार इस पत्र को पढ़ा और क्योंकि हम लोग मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग शिक्षकों की, बच्चों की, स्टूडेंट्स की समस्याओं पर हम लोग प्रकाश डालते हैं। मैं चाहूँगा कि वो पत्र आप इस कार्यक्रम में पत्र है, थोड़ा इसको पढ़ा जाए इस पत्र को। जी सर। एक शिक्षक का शिक्षा विभाग के ACS डॉक्टर S सिद्धार्थ सर का नाम एक पत्र। आदरणीय ACS महोदय, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग, आपके द्वारा प्रत्येक शनिवार को एक YouTube चैनल पर शिक्षा पर चर्चा नाम से एक कार्यक्रम आता है जिसमें आपके द्वारा बड़े ही प्रमुखता से छात्रों तथा शिक्षकों के द्वारा पूछे जाने वाले सवालों का आप जवाब देते हैं। मैंने भी कई दफ़े उसी चैनल पर कमेंट्स में जाकर अपने प्रश्न लिखे जिसे मैं विभाग के जिले स्तर पर एक व्यापक कमी के स्तर पर देखता हूं, जिस पर मैं आपका ध्यान इस पत्र के माध्यम से आकृष्ट करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे वे प्रश्न आज तक उस चैनल पर नहीं पूछे गए हैं। मान्यवर, आपने शिक्षा विभाग में टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर खासकर ई शिक्षा कोष जैसे ऐप लाकर एक क्रांतिकारी कदम उठाया है, जिसे इतिहास आपके इस अनोखे नवाचार के लिए सदैव याद रखेगा। किंतु इन सबके बावजूद कुछ ऐसी कड़ियां हैं जिन पर शायद आपकी नज़र नहीं गई हैं। मैं इस पत्र के माध्यम से कुछ निम्नवत बिंदुओं के माध्यम से शिक्षकों, जिसे आप सदैव से भविष्य निर्माता जैसे शब्दों से सुशोभित करते आए हैं, के मन की वेदना को कहता हूं। हमने आपकी सदैव सुनी है, अब सुनने तथा इसके समाधान की बारी आपकी है। महाशय, आपने कुछ कर्तव्यहीन शिक्षकों को विद्यालय से बाहर रहने की गुप्त सूचना पर आपने उन पर उनके नैतिक दायित्वों का पालन सुनिश्चित करने हेतु हाजिरी दर्ज करने हेतु इस शिक्षा कोष जैसे ऐप लाए। आपके इस क्रांतिकारी निर्णय ने वास्तविक तौर शिक्षकों की पहुंच को विद्यालय से सुनिश्चित किया। इसके साथ ही साथ इस ऐप ने शिक्षकों का समय पर विद्यालय आना तथा समय के बाद विद्यालय से जाना सुनिश्चित किया। किंतु विभाग द्वारा जिलों को समय से शिक्षकों के वेतन तथा एरियर के भुगतान हेतु राशि भेजने के बावजूद शिक्षकों के वेतन का भुगतान समय से क्यों नहीं, शिक्षकों को समय से वेतन का भुगतान हुआ कि नहीं, इसकी निगरानी ई शिक्षा कोष ऐप से क्यों नहीं। विभागीय आदेश के बावजूद शिक्षकों के वेतन तथा बकाया राशि का भुगतान नहीं होने पर DEO तथा DPO स्थापना का निलंबन क्यों नहीं। महाशय, आपने ई शिक्षा कोष ऐप को इतना व्यापक रूप प्रदान किया है कि जिसमें छात्र, शिक्षक तथा विद्यालय तीनों का समस्त डाटा संग्रहित है, जो शिक्षा के क्षेत्र में आपके इस क्रांतिकारी परिवर्तन का अद्वितीय पहल है। किंतु जो शिक्षक साथी मेडिकल लीव या अन्य लीव या किसी अन्य लीव जैसे मातृत्व अवकाश पर जाते हैं तो उन्हें भौतिक आवेदन DEO या DPO कार्यालय में जाकर देना होता है। तो फिर इन आवेदनों को आवश्यक साक्ष्यों के साथ ऑनलाइन ई शिक्षा कोष ऐप पर करने की व्यवस्था क्यों नहीं। महोदय, आपके विचारों से आपकी शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने का जो जज्बा है, हमें उससे
भरपूर मोटिवेशन मिलती है। बिहार की स्कूली शिक्षा व्यवस्था को अद्वितीय बनाने का जो स्वप्न आपने और पूरी बिहार की जनता ने जो देखी है, हम उसे पूरा करने में अपना सर्वस्व निछावर कर चुके हैं। हम पूरे मन से, पूरी लगन से बच्चों को पढ़ाते हैं। हम उन बच्चों को भी पढ़ाते हैं जो पढ़ना नहीं चाहते हैं। हम उन अभिभावकों को भी प्रेरित करते हैं जो अपनी बच्चियों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं। इतना करने के बाद हमें अपने वेतन भुगतान हेतु तथा बकाया राशि के भुगतान हेतु आपके डीईओ तथा डीपीओ के यहाँ क्यों जाना पड़ता है? हम शिक्षकों को भी अपनी माँ तथा अपने वृद्ध पिता का इलाज कराने हेतु पैसे की आवश्यकता होता है। आपने अपने हालिया भाषण में कहा कि शिक्षक का नौकरी कोई रोजगार नहीं है कि यह पैसे के लिए किया जाए। टीचिंग एक सबसे अलग जॉब है। आपके इस कथन ने मुझे व्यक्तिगत रूप से एक अलग दर्जे पर अपने शिक्षण कार्य हेतु उत्साहित किया। हम अपनी मजदूरी मांगना भूल भी जाएं, मगर हमारा आत्मसम्मान नहीं। आप शिक्षा विभाग के एसीएस होकर हम तमाम शिक्षकों को इतना मान सम्मान देते हैं। आप सभी शिक्षकों को आप कहकर संबोधित करते हैं, किंतु दुर्भाग्यवश आपके डीईओ, डीपीओ तथा उनके कार्यालय के लिपिक, परिचारी सभी लोग हमें अपमानित करते हैं। हमें तुम कहकर, कभी अरे कहकर बोला जाता है। हमें घंटों कार्यालय के बाहर इंतजार कराया जाता है। मान्यवर, आपके डीईओ तथा डीपीओ के दुर्व्यवहार के सामने आपका सारा मोटिवेशन समाप्त हो जाता है। उस पल हमें ऐसा लगता है जैसे शिक्षक बनना हमारे लिए गुनाह हो गया है। महाशय, हम शिक्षक अधिकांशतः आपके डीईओ तथा डीपीओ के कार्यालय में जाते क्यों हैं? अर्न लीव के लिए, मेडिकल लीव के लिए, मातृत्व अवकाश के लिए, वेतन भुगतान या बकाया राशि भुगतान के लिए। हम कार्यालय उपरोक्त कार्यों हेतु जाते हैं, तभी हमसे चढ़ावा मांगा जाता है, हमें अपमानित किया जाता है। अगर आप उपरोक्त कार्य हेतु ई शिक्षा कोश ऐप पर भी व्यवस्था कर दे तो कुछ हद तक हम शिक्षकों की मन की वेदना को आप दूर कर सकेंगे। महाशय, जब आप आपके डीईओ, डीपीओ महीने के 1 तारीख को अपनी मजदूरी ले लेते हैं, तो आप हम शिक्षकों की मजदूरी देने में 1 से 2 महीने का विलंब क्यों? एक अभिभावक अपने बच्चों का वेतन दिए बिना अपना वेतन कैसे पा सकता है? यह नैतिक रूप से बिल्कुल गलत है। आप भली भांति जानते हैं सर कि भूखे पेट मोटिवेशन भी काम नहीं आता है। आप और आपके डीईओ भाषण इसलिए दे देते हैं कि आपको कभी भी वेतन के लिए आपके अधिकार के कार्यालय का चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं। अतः महोदय से मेरा नम्र निवेदन होगा कि उपरोक्त बिंदु पर विचार करें ताकि बिहार के तमाम शिक्षक साथियों का दर्द कम हो। मैं इस पत्र को 2-3 बार पढ़ा और मैं इसीलिए इस पत्र को मैंने साझा किया क्योंकि इस कार्यक्रम को मेरे पूरे विभाग के अधीनस्थ सभी पदाधिकारी और कर्मचारी देखते हैं। और एक टीचर की वेदना जो है ना, जब वेतन समय पर नहीं मिलने का, उस वेदना को मैं बार बार हर मीटिंग में, जितना भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मीटिंग होती है, मैं उनको कहता हूँ और ये मैं बार बार उनको चेतावनी देता हूँ। और आखिरी लास्ट टाइम मैंने जब मीटिंग किया था तो मैंने यहाँ तक चेतावनी उनको दे दी कि जब तक शिक्षकों का वेतन नहीं मिलेगा तब तक कार्यालय में जो पदाधिकारी हैं और कर्मचारी हैं, ग्रुप डी छोड़ के, उनका वेतन की निकासी नहीं की जाएगी। मैंने यहाँ तक लास्ट टाइम कह दिया। और इस शिक्षक जो मुझे लगा टीआरई 1 के बहुत ही कमिटेड टीचर है, मतलब ये मेरे विचार से जब मैंने पत्र को बड़े ध्यान से पढ़ा तो मेरे मापदंड में बहुत एक आदर्श टीचर है, मतलब एक टीचर जिसकी मैं परिकल्पना करता हूँ और शिक्षा व्यवस्था जिसके कंधे पे है। और मेरा बहुत उम्मीद है ये टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 और सक्षमता पास जो टीचर हैं कि इस प्रकार की भावना और इस प्रकार का जो मतलब कमिटमेंट है, यही हम सभी शिक्षक से चाहते हैं। यह उसका दूसरा उद्देश्य था। लेकिन अब जो देख के मुझे लगा कि हमारे शिक्षक कार्यालय, शिक्षा विभाग का कार्यालय जो है, अब वेतन तभी उसकी निकासी होनी चाहिए जब हमारे टीचर्स का वेतन पहले निकासी होगा। सबसे पहले जो फर्स्ट राइट है, पहले टीचर्स का वेतन निकासी होगा, उसके बाद ही हमारा जो सरकारी कार्यालय है
उसका होगा। यह मैं पहले भी कह चुका हूँ और मैंने लास्ट टाइम इसकी चेतावनी भी दी थी। और इस बारे में शिक्षा विभाग बहुत सीरियस है। दूसरा ये है कि आपने देखा होगा पिछले सप्ताह हमने एक ग्रीवांस हैंडलिंग पोर्टल, एक वेबसाइट ई शिक्षा को उसका पार्ट बनाया, जिसमें 11 अव्यय उसमें है, 11 कंपोनेंट्स हैं, जिसमें भुगतान के बारे में है, जिसमें टीचर्स का अन्य टीचर तंग करने के बारे में है, जिसमें पब्लिक को टीचर तंग करने के बारे में है, जिसमें अन्य टीचर गायब हो जाने के बारे में भी है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में है, बहुत सारे हैं। और इसको मैं रोज़ सुबह और शाम देखता हूँ। और यह निश्चित रही है, मैं सभी टीचर जो भी शिकायत उसमें है, और बिल्कुल यही शिकायत थी उसमें। जब मैंने खोला कि कितना पेमेंट पेंडिंग है तो बड़ा दुख हुआ मुझे कि मातृत्व अवकाश 1 साल पहले लिया था, अभी तक वेतन नहीं मिला उस पीरियड का, छुट्टी लिया उसका वेतन नहीं मिला। तो मुझे बड़ा ख़राब लगा जब मैंने लंबित वेतन और सैलरी और अरियर का जो कंपोनेंट देखा। तो मैं ज़रूर सभी को, मैं हमारे शिक्षक, जो हमारे शिक्षा विभाग के जो स्थानीय पदाधिकारी हैं, मैं ज़रूर चेतावनी देता हूं कि अगर कोई भी लापरवाही हुई शिक्षक के वेतन में, भुगतान में, तंग करने का, तो हम लोग उनकी जवाबदेही निर्धारित कर देंगे। ये मैं बिल्कुल स्पष्ट कर चुका हूं, और इस पत्र में भी मैं स्पष्ट कर चुका हूं, मैं कोई लिखित में भी मैंने किया हुआ है। दूसरा है कि हम लोग ये व्यवस्था ज़रूर, जो मांगा गया है कि सभी चीज़ें ऑनलाइन हो। आपके अवकाश है ऑनलाइन होगा, आपका सीएल होगा ऑनलाइन होगा, आपका मातृत्व अवकाश होगा ऑनलाइन होगा। और जहाँ तक का ये आवेदन पत्र हैं, जैसे इन्होंने मेंशन किया है, अर्न लीव है, मेडिकल लीव है, मातृत्व अवकाश है, वेतन भुगतान का बकाया है, ये सभी अब हम लोग ऑनलाइन ही करेंगे। मतलब अब ये जो कार्यालय में कागज़ जमा करना, फिर लोकल जो स्थानीय क्लर्क के बारे में विलम्ब करना, ये बड़ी सीख है। मैं बहुत प्रभावित हुआ इस पत्र के बारे में। शिक्षक ने अपना नाम नहीं बताया, उसने केवल ये लिखा है, एक शिक्षक बीपीएससी टीआरई 1। तो मैं बहुत प्रभावित हुआ इस पत्र से। और ये मैं अपने ऑफिसर्स को कहूँगा कि ये सभी जो कमेंट्स और जो सुझाव दिए गए हैं, तो इस पर अमल करें और यह सुनिश्चित करें कि जो टीचर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने विद्यालय में बिताएं। और साथ ही साथ इस बार आपको याद होगा कि हम लोगों ने मध्याह्न भोजन में भी हम लोगों ने प्रधान अध्यापक को अलग करने का निर्णय लेते हुए लोगों ने पायलट प्रोजेक्ट मध्याह्न भोजन का चालू किया है। देखिए, हम लोगों का ये उद्देश्य रहा है कि जो प्रधान अध्यापक हैं उनका जो मूल कार्य है, उनका मूल कार्य स्कूल में क्या संचालन हो रहा है, टीचर्स आए हैं नहीं आए हैं, कोर्स जो है, जो सिलेबस है वो समय पे पढ़ाया जा रहा है नहीं जा रहा है, यह देखना है। साथ ही साथ बच्चों को किताबें मिल गई हैं, आपके जो रिपेयर्स हैं, छोटे मोटे रिपेयर्स हैं, नल है, बिजली का कनेक्शंस हैं, ये सब है, बहुत सारे बिल्स का भुगतान है। साथ ही साथ बच्चे स्कूल में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, स्थानीय स्तर पर पंचायतों से जीविका और सभी जो भी स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ बैठक करना और एक स्कूल का समन्वय समाज के साथ जोड़ना, तो ये सभी काम बहुत बड़ा काम है ये सब। और यह देखा गया है, और ये मेरा जो इंस्पेक्शन और फीडबैक से मिला है कि जो समय मिड डे मील में लगा उससे जो शैक्षणिक कार्य है ये प्रभावित हो गया है। और हम चाहेंगे कि जो प्रधान अध्यापक, जो टीम लीडर है, इसमें कोई जूनियर सीनियर की बात नहीं है, लेकिन एक डेजिग्नेटेड टीम लीडर के रूप में वो काम करे, एक टीम बिल्डिंग करे। और साथ ही साथ जो सरकार का निर्देश है कि कैसे पढ़ाना है, स्कूल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है, इसको सुनिश्चित करना है। अब जैसे हम देख रहे थे पिछले सप्ताह ही बात है, अब एक टीचर का आपने देखा होगा कि एक ही फ़ोटो पे 10 दिन अटेंडेंस लगा दिया। तो यह भी काम प्रधान अध्यापक का है कि जब वो टीचर आ नहीं रहा है और उसका अटेंडेंस लग रहा है तो ये चेक करके ये पता करना कि भाई एक अटेंडेंस लग कैसे रहा है। तो ये
फर्जीवाड़ा जो अटेंडेंस का हुआ पिछले सप्ताह, जो एक मामला प्रकाश में आया, ये सब पर निगरानी रखना भी प्रधानाध्यापक का है। तो एज ए टीम लीडर जो प्रधानाध्यापक का है, उसका काम है कि स्कूल का संचालन सरकार के नियमानुसार चले और बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उनको उपलब्ध हो, और साथ ही साथ समाज में पेरेंट्स हैं, पीटीए मीटिंग है, बहुत काम है, इतना सारा काम उसको है। अगर मैं गिनवाने लग जाऊं तो 1 घंटा और लग जाएगा। तो बहुत सारा काम है जो प्रधान अध्यापक के जिम्मे हैं। कोर्स समय पर हो, परीक्षाएं समय पर हो, मंडे टेस्ट समय पर हो, वीकली टेस्ट समय पर हो, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। होमवर्क टीचर्स दे रहे हैं, क्लास में वर्कबुक करेक्ट हो रहा है। तो ये सारा जो ये कार्यक्रम है, ये प्रधान अध्यापक के जिम्मे है। और मैं, जिसने भी इतना लंबा पत्र बड़े हाथ से लिखा हुआ था, तो बहुत सुंदर हैंड राइटिंग थी। मैं हैंड राइटिंग देख के मैं एक बार रुका कि इतनी सुंदर लिखाई है। उसको देख के मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ, और मैं बैठ के मैंने इसको 3-4 बार पढ़ा। तो मैं आज, इसीलिए मैंने आज इस कार्यक्रम को रखा कि आज एक बार इस पत्र के बारे में मैं सभी से चर्चा करूंगा। और एक संवाद हम लोग शिक्षा में टीचर से संवाद स्थापित करना चाहते हैं, बच्चों से स्थापित करना चाहते हैं, अभिभावकों से करना चाहते हैं। और इसी कड़ी में मैं इस पत्र को आज मैंने पढ़ा, नमन करता हूँ, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए उन्होंने मुझे पत्र लिखा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगले